चलो अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक टॉपिक है इसमें, बड़ा महत्वपूर्ण है टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं अब हम। आज हम पढ़ेंगे, छोटा सा कंसेप्ट है, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र की उत्पादकता। पारितंत्र की उत्पादकता कंसेप्ट है, ध्यान देना, अभी समझिए कंसेप्ट है। पारितंत्र की उत्पादकता, ठीक है, ये नोट डाउन करते रहना। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, ये क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन समझना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक पारितंत्र कितनी चीजों को उत्पादित करता है, एक पारितंत्र कितनी चीजों को उत्पादित करता है, यह उसकी उत्पादकता कहलाती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक जंगल है, एक घास का मैदान है, या एक पेड़ों का जंगल है, या मैग्रोव वन है, उष्ण कटिबंधीय वन है, या टुंड्रा वन है, या महासागर का पारितंत्र है। किसी भी पारितंत्र की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे मेजर करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, इन सब बातों को हम यहां कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपकी परीक्षाओं में सवाल देखे हैं और जो वो सवाल हम देख रहे हैं उनसे देखने के बाद मुझे लगता है कि अब आपको चीजें और बेहतर समझने आनी चाहिए। अब सवाल है कि सर, कभी कभी हमने एग्जाम में सवाल देखे हैं कि वहां पर 4 ऑप्शन दे देता है और 4 ऑप्शन देके वो पूछता है बताओ इनमें से सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है, महासागर की है, झील की है, वन की है, या समुद्र की है। तो हम सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें यह लगता है कि हम कैसे सवाल को हिट करें। तो आज उन्हीं सवालों का जवाब मैं आपके सामने देने वाला हूं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिंदास तरीके से आपको चीजें समझ में आएगी। अब इसकी डेफिनेशन समझिएगा, इसकी डेफिनेशन समझिएगा। डेफिनेशन क्या होगी, प्रोडक्शन का मतलब क्या, उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। ध्यान देना, जब ये क्लास आपकी पूरी हो चुकी होगी ना इस टॉपिक की, तो आप देखिएगा, फिर आप कोई भी पेपर हिट करके देखिएगा, सच बता रहा हूं, आपको यह लगेगा कि ये तो बड़ा आसान सी चीजें थी, हम क्यों डर रहे थे, हमने रट डाला है। आज हम, जब तक ये पूरी क्लास होगी, पूरी क्लास के साथ मेरे साथ बने रहना। आपके गारंटी से कह रहा हूं, सीटेट में 3 सवाल आएंगे इस टॉपिक से। आज 3 सवाल का सवाल है, आज 3 सवाल अगर पाना है तो क्लास के लास्ट तक लगे रहना। आपको 100% 3 सवाल परीक्षा में मिलेंगे। यूपी टेट में भी 3 से 4 सवाल आज की क्लास से कह रहा हूं मैं। कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे आपके, ठीक है। रटने की समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी जब आप पढ़ोगे आगे। अभी मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा, जब इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने क्या बताया, किसी भी पारितंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ इकोसिस्टम, किसको बोलते हैं, क्या होता है ये, तो मैंने क्या बताया, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट। बायोमास का मतलब क्या होता है, जैव भार। अब आप कहोगे सर जैव भार क्या होता है, भैया ये भी बताऊंगा। एक जीव का भार, जीव का भार का मतलब पेड़ का भार, जंतु का भार, शेर का भार, भार का मतलब वेट, ठीक है। और वेट भी कैसा, शुष्क, ड्राई वेट। ड्राई वेट का मतलब क्या है, जैसे मैं एक मानव हूं, मैं एक मनुष्य हूं। ध्यान देना, ये जैव भार का मतलब क्या है भैया, अपने आप को बिल्कुल समझते हुए चलना है। जैसे हम एक मनुष्य हैं, अगर हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्यों का 70% भाग वाटर से बना हुआ है, पानी है। हम सभी मनुष्य में 70% भाग पानी से बना हुआ है, चाहे वो पानी ब्लड के फॉर्म में हो, ठीक है, उसके अलग अलग फॉर्म हैं,
70% जब हम पानी से बने हुए हैं तो 70% हटा के जो ड्राई वेट बचता है उस ड्राई वेट को जैव भार कहते हैं। जैसे आपने देखा एक पेड़ है, समझते चलना, बायोमास किसको कहते हैं? जैसे एक पेड़ है, पेड़ हरा है, जब हरा पेड़ होता है तो उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। आप ऑब्जर्व करना, उस पे पेड़ पे पत्ते होते हैं, टहनियां होती हैं, उसके अंदर जब आप देखोगे उसके अंदर लिक्विड भी होता है भैया। अगर मैं कहता हूं वो पेड़ सूख गया, और सूखने के बाद जब उसका वेट करोगे, आप उसका वेट करोगे तो उसका वेट कम आएगा, तो जो सूखने के बाद वेट आता है उसको बायोमास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। तो क्या बताया पारितंत्र की उत्पादकता में इसने? क्या बताया? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, जैव भार की उत्पादकता प्रति यूनिट क्षेत्रफल में, प्रति यूनिट टाइम में। मतलब एक निश्चित समय में, एक निश्चित क्षेत्र में जो जैव भार का उत्पादन हुआ है उसको पारितंत्र की उत्पादकता कहते हैं, उसको पारितंत्र की उत्पादकता कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आई होगी। क्लियर है यहां तक की बातें? तो यहां पर प्रोडक्टिविटी का एक डेफिनेशन और समझिएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास, ध्यान देना भैया, इसका हिंदी का मतलब क्या है? जैव भार की उत्पादन की दर। जैव भार की उत्पादन की दर, उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कुछ नहीं समझना है, जैव भार की उत्पादन की दर। अब मैं इससे एग्जांपल बताऊंगा भैया, एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लेना। पारितंत्र की उत्पादकता पढ़ रहे हैं, इस पे जब ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। पारितंत्र की उत्पादकता क्या बताया मैंने आपको? बहुत आसान तरीके से बताया। एक क्षेत्रफल में एक दिए गए समय में कुल जैव भार की उत्पादकता क्या कहलाती है? पारितंत्र की उत्पादकता कहलाती है। इसी को क्या कहा गया? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब जैव भार की उत्पादन की दर। जैव भार क्या बताया मैंने आपको? जैसे आपने कभी सुना होगा सघन वन, कंडेंस फॉरेस्ट, मैग्रोव वन, पर्णपाती वन, टुंड्रा वन, टेंगा वन, सुने हैं ना ये? इसका मतलब क्या है? वहां पर उस क्षेत्र में कितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों का भार उस प्रत्येक उस क्षेत्रफल में अगर ज्यादा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने के लिए आपको कुछ ऐसे बताने लगा। मैंने कहा एक पारितंत्र ये है। एक पारितंत्र का मतलब मैंने आपको क्या दे दिया? मैंने दे दिया आपको पारितंत्र का मतलब राजस्थान। मैं राजस्थान की बात करने लगा। राजस्थान में जो पेड़ हैं, ये राजस्थान में पेड़ लगे हुए हैं भैया, ये राजस्थान में पेड़ हैं। मतलब एक पारितंत्र है, ये एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम नंबर 1। ठीक है भैया? एक इकोसिस्टम मैंने ले लिया यहां पर, कहां पर? मेघालय में। अब मेघालय में इकोसिस्टम ये है। अब यहां पर ये पेड़ हैं भैया, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं आपको। 2 इकोसिस्टम हो गए, 2 इकोसिस्टम हैं, ये पेड़ हैं, ट्री हैं। आप क्या देख रहे हो? एक इकोसिस्टम E1 है, एक इकोसिस्टम E2 है। मतलब एक पारितंत्र E1 है, इसको बोलते हैं पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब समझते हो ना, पहले बात हो चुकी है शब्द पर, अब आप इस शब्द को समझ लेना। पारितंत्र का मतलब है जहां जीव और निर्जीव रहते हैं, जैविक और अजैविक घटकों का योग और ऊर्जा का योग पारितंत्र के तौर पर जाना जाता है। एक पारितंत्र E1 है, एक पारितंत्र E2 है। तो मुझे एक बात बताओ, जैव भार, प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि आप देख नहीं रहे, यहां पेड़ ज्यादा हैं और यहां पर पेड़ कम हैं। E2 में पेड़ ज्यादा हैं, E1 में पेड़ कम हैं। इसका मतलब होता है ये सघन वन है। कंडेंस सुना होगा आपने, कंडेंस वन है। कंडेंस वन का मतलब है यहां पर पेड़ ज्यादा हैं, इसका मतलब जैव भार, जीव क्या है? पेड़, इसका भार अधिक है।
इसका मतलब क्या हुआ, जितने सघन वन होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है किस वन से, जो मरुस्थलीय वन होते हैं। मरुस्थलीय वन क्यों, मैंने मरुस्थलीय वन इस वजह से बताए क्योंकि मरुस्थलीय वन में क्षेत्रफल अधिक होता है बट पेड़ों की संख्या भैया कम होती है। दोनों का अंतर समझ में आया आपको, ये दोनों का अंतर। अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। मैंने क्या बताया आपको, सीधी सी एक डेफिनेशन बात की थी आज की क्लास में, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र की उत्पादकता, पारितंत्र की उत्पादकता। तो पारितंत्र की उत्पादकता किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, पर यूनिट क्षेत्रफल में प्रति समय में जो कुल जैव भार की उत्पादकता होती है उसको पारितंत्र की उत्पादकता कहते हैं। जैव भार की उत्पादन की दर को ये कहते हैं, जैसे कहीं पर सघन वन है मतलब बहुत घने जंगल हैं, घने जंगलों की उत्पादकता बिखरे हुए जंगलों की उत्पादक से तेज अधिक होगी, मतलब यहां पर जैव भार अधिक होगा, यहां पर जैव भार अधिक होगा, बायोमास अधिक होगा। ये बात इतनी क्लियर हुई होगी, और यहां पर कम होगा, यहां पर जैव भार कम होगा। ये बात समझ में आई है आपको, क्लियर है? अभी कंसेप्ट समझो बस, क्लियर है? ये बात जब पूरी हो गई, अब देखिएगा, अब मैं एग्जांपल देता हूं, सीटेट का सवाल उठा लेता हूं। अब एग्जांपल सीटेट का उठाता हूं। सवाल क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से क्रम के साथ लगाओ जैव विविधता अधिक किसमें है, मतलब पहले सबसे ज्यादा जैव विविधता, उसके बाद कम, और उसके बाद सबसे कम। जैसे एक एग्जांपल दिया सदाबहार, जहां पर सदाबहार वृक्ष होते हैं, हमेशा बाहर रहती है, सदाबहार वन। सेकंड दे दिया पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। थर्ड दे दिया मरुस्थलीय वन, बताइएगा मरुस्थलीय वन। वो पूछ रहा है इनमें क्रम कैसे होगा, जैव विविधता मतलब क्या, भार, जैव भार, बायोमास के आधार पर बताइएगा इनका क्रम कैसे होगा। देखो सबसे ज्यादा तो सदाबहार वन में होगा, क्योंकि सदाबहार वन में हमेशा हरे पड़े पेड़ पौधे रहते हैं और घने जंगल होते हैं, सबसे ज्यादा तो ये है। इसके बाद क्या, ये आएगा, और उसके बाद ये आएगा। तो पहले क्या आएगा, सदाबहार वन फर्स्ट पे, सेकंड पे पर्णपाती वन, थर्ड पर मरुस्थलीय वन मतलब रेगिस्तान में उपजे हुए वन। इस तरीके से आपको सवाल हिट करने हैं, क्लियर है? ये आपको बातें समझते चलना था। तो ये बात क्लियर हुई आपको? तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, और भी बड़ा आसान से तरीका बता देता हूं। एक डेफिनेशन, बड़ा अच्छा कंसेप्ट निकल के आया यहां से, बड़ा आसान, अच्छा लगेगा आपको, बस पढ़ते जाना। एक कंसेप्ट और समझना, बड़ा आसान से तरीका बता देता हूं। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादन, उत्पादन दर किसका, जैव भार का उत्पादन दर इज इक्वल टू बायोमास, बायोमास अपॉन एरिया। जैव भार अपॉन क्षेत्रफल। क्या समझ में आई बात? यहां पर बड़ा आसान तरीके से समझाने वाला हूं। अब कोई पूछे महासागर की उत्पादन दर कितनी होगी, समझना, किसी ने पूछ लिया महासागर की उत्पादन दर बताओ, महासागर, तो यहां महासागर लिख लेना, बराबर जैव भार, जो जैसे शार्क मछली रहती हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, और अपॉन क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा होगा ना, तो उत्पादन, देखिए यहां उत्पादन दर और एरिया एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, मींस क्या हो गया यहां पर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, उत्पादन दर क्षेत्र किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक होगा वहां की उत्पादन दर कम होगी अन्य क्षेत्रों की तुलना से।
महासागर का क्षेत्रफल अधिक होता है तो वहां की प्रोडक्टिविटी कम होती है। सघन वन, घने जंगल, वहां का क्षेत्रफल कम होता है तो वहां की उत्पादकता अधिक होती है। क्लियर हो गया? ये बात समझते रहना, कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गया होगा। अब रटना नहीं है, समझना है। 4 ऑब्जेक्टिव सवाल में कोई भी पूछे, बताओ सीक्वेंस से लगाओ किसकी प्रोडक्टिविटी अधिक है, तो आप इस डेफिनेशन, इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। उत्पादन दर इक्वल टू जैव भार अपॉन क्षेत्रफल, प्रोडक्टिविटी इक्वल टू बायोमास अपॉन एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, उत्पादन दर और क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं। इस बात को समझ लेना, ये परीक्षा में सवाल यहां से उठते हैं। जब आप सीटेट में देखोगे तो डायरेक्ट वहां किसी किताब ने नहीं समझाया आपको, किसी किताब ने इतनी कोशिश नहीं की है कि आपको बातें समझा पाए कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। बट प्रोडक्टिविटी का सीधा मतलब है जहां घने जंगल होंगे वहां की उत्पादन दर अधिक होगी, जहां क्या खुले जंगल होंगे वहां की उत्पादकता कम होगी। क्षेत्रफल के आधार पर यह सब कुछ चलता है। बात यह क्लियर हुई होगी। अगर समझ में नहीं आया है तो वापस पूछेगा, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछेगा। डाउट क्लियर करते हुए हमें चलना है। अगर डाउट रह गए तो बहुत समस्या उत्पन्न होगी। हमें डाउट नहीं रहने देना भैया, डाउट को तो समाप्त करते चलना है। कोई भी समस्या ऐसी आए कि आपको लगे कि सर एक बार और, तो मैं वापस समझाऊंगा। मुझे लिखा करो चीजें, जब तक आप मेरे से पूछेंगे नहीं तो मैं आपको कैसे क्लियर कर पाऊंगा भैया। धीरे धीरे हम अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करने से पहले मुझे आपके भी तो कंसेप्ट को देखना है कि आपको समझ में आया नहीं आया। किसी का कोई डाउट हो तो पूछिएगा जल्दी जल्दी। कुछ भी ऐसा लगता हो कि सर अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है तो वापस पूछिए, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया जितना क्षेत्रफल अधिक होगा, जितना क्षेत्रफल अधिक होगा, जैसे महासागर हैं, आप जानते हो महासागरों का क्षेत्रफल अधिक होता है तो उनकी उत्पादकता कम होती है। मुझे बताओ महासागरों में क्या पेड़ मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, वहां पर बहुत कम जीव पाए जाते हैं महासागरों में। ठीक है, अपेक्षा किससे कर रहे हैं हम? किससे अपेक्षा कर, तुलना किससे कर रहे हैं? तुलना हम कर रहे हैं क्षेत्रफल, जो सामान्य क्षेत्रफल है उनसे तुलना कर रहे हैं। तो भैया उन सामान्य क्षेत्रफल की तुलना में तो वहां पर जीव कम ही पाए जाएंगे। इसी कारण महासागर की उत्पादकता कम हो गई। उत्पादन दर का मतलब है उस प्रत्येक उस क्षेत्रफल में जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है। ये सारी की सारी बातें यहां पर आपको समझते हुए चलना था। उम्मीद कर रहा हूं ये बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलो जी, ये बात अगर क्लियर है तो आगे समझते हैं। चलो आगे नेक्स्ट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में दिखेंगे। इसी चीज में 2 शब्द और आते हैं भैया, 2 शब्द और आते हैं इसी चीज में। एक वर्ड आता है जीपीपी, एक होता एनपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? सकल, सकल का मतलब कुल प्राथमिक उत्पादकता। और जो दूसरा कंसेप्ट है इसका मतलब है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। क्लियर है? क्या बताया गया आपको? आपको बताया गया जीपीपी का फुल फॉर्म क्या? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ये उत्पादकता के ही 2 पार्ट्स हैं, उत्पादकता के ही 2 पार्ट्स हैं। क्लियर है? एक में कहा जाता है जीपीपी, एक को कहा जाता है एनपीपी। जीपीपी की फुल फॉर्म क्या? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट, एनईटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ये 2 कंसेप्ट हो गए यहां पर। यहां पर इसका दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब समझ लीजिएगा। दोनों का मतलब है, ये बातें समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम यहां प्राथमिक उत्पादकता समझते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको समझते हैं? जीपीपी और एनपीपी समझने से पहले हम प्राथमिक उत्पादकता समझते हैं, फिर ये दोनों शब्द समझ में आ जाएंगे, दोनों शब्द समझ में आ जाएंगे। ऐसे समझिएगा, एक ये पेड़ है,
इसका मतलब क्या हुआ प्राथमिक उत्पादकता का? उत्पादक के द्वारा किया गया उत्पादन। मतलब क्या हुआ? उत्पादक के द्वारा किया गया उत्पादन। जैसे ये पेड़ है और ये जो पेड़ है ये सूर्य से ऊर्जा लेता है, CO2 खाता है, जल लेता है, ये H2O लेता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूर्य का प्रकाश जिसको बोलते हैं ना, मैंने बताया था आपको दृश्य प्रकाश, उसको लेता है, बदले में अभी उत्पादन करता है। उत्पादन क्या करता है? C6H12O6, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जो भी कुछ कहो आप, ठीक है, प्लस हमें बदले में क्या देता? ऑक्सीजन देता है। प्राथमिक उत्पादकता बता रहा हूं, प्राथमिक उत्पादकता बता रहा हूं आपको। तो मैंने क्या बताया आपको? एक उत्पादक के द्वारा किया गया उत्पादन प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। ये है क्या? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूसर कहलाता है, वो उत्पादक कहलाता है। और इस उत्पादक ने जो भी हमें उत्पादन दिया, उस उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे क्या बात समझ में आई? जिस दर से, मतलब जिस रेट से, जिस दर से उत्पादक उत्पादन करते हैं। बोलते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई मेरे खेत में तो 10 मन गेहूं निकल गया 1 बीघा में, और उस पड़ोसी के खेत में केवल 1 बीघे में 6 मन अनाज निकला है, गेहूं निकला है। समझ गए ना? एक तो कहता है कि मेरे खेत में 1 बीघे में 10 मन अनाज निकला है, गेहूं निकला है। पड़ोसी कहता है कि मेरे 1 बीघे क्षेत्र में, 1 बीघे के खेत में केवल 6 मन अनाज निकला है। तो उत्पादकता किसकी हो गई ज्यादा? 1 बीघे में 10 मन वाले अनाज की ज्यादा हो गई। यहां तक इतनी बात समझ में आई? जिस दर से उत्पादक उत्पादन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको उत्पादन दर कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ये बातें आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है यहां पर? ये बातें आपको क्लियर हुई होगी, इसमें और कोई डाउट नहीं है। दोनों चीजें यही हैं। अब आप याद रखिएगा कि सर ये तो समझ में आ गया, ये सकल और शुद्ध क्या हुआ? भैया बिल्कुल दोनों शब्द बता देता हूं। इसका एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या याद रखना है? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, NPP = GPP माइनस क्या बोलोगे? रेस्पिरेशन, RESPIRATION। इसका मतलब क्या हुआ? श्वसन। क्लियर है? NPP मतलब शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होगी? जो कुल हुआ है उस कुल में से कुछ ह्रास भी तो हुआ होगा, सांस लेने में, भागने में, दौड़ने में। वो जो ह्रास हुआ है उस ह्रास को घटा दो, जो बचता है वो शुद्ध उत्पादकता बचती है। तो ये कभी कभी ये पूछ लेता है सीटेट में कि बताइए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? तो आप क्या बताएंगे? सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा घटी है उसे हटा दो, जो बचा है उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। जैसे एक पेड़ ने सूर्य से प्रकाश भी लिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ली होगी, H2O भी लिया होगा, सब कुछ लिया। लेने के बाद जो उसको उत्पादन करना था उसमें से कुछ तो अपने जीने के लिए भी उसने खर्च कर दिया ना, कुछ सांस लेने में खर्च कर दिया, कुछ प्रजनन करने में खर्च कर दिया। जो बचता है, जो उसने किसी दूसरे को दिया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। भाई ये कंसेप्ट था और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत यहां पर? ये बातें क्यों क्लियर हुई पता है? आप समझ गए ये कहानी किस वजह से कही गई? ध्यान देना, ये कहानी किस वजह से कही गई? कहानी इस कारण कही गई क्योंकि इस कहानी के कारण ही लिंडमैन का प्रिंसिपल बना है। इस कहानी के कारण ही लिंडमैन का ऊर्जा का सिद्धांत बना है। जैसे आपने देखा होगा एक सिद्धांत है लॉ ऑफ, इसके कारण ही वो सिद्धांत बना है, लॉ ऑफ
10% एनर्जी, लॉ ऑफ 10% एनर्जी, यह सिद्धांत पीछे चला। इसका मतलब क्या हुआ? हां बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिपीट कर देता हूं, वापस समझिएगा। मैंने क्या कहा था, वापस चलिएगा। टॉपिक कहां से क्रिएट हुआ? टॉपिक क्रिएट हुआ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र की उत्पादकता। क्लियर है? पारितंत्र की उत्पादकता क्या होती है? किसी एक निश्चित समय में, एक निश्चित क्षेत्रफल में कुल जैव भार की उत्पादन दर को पारितंत्र की उत्पादकता कहते हैं। जैव भार की उत्पादन जो दर है वो कैसे निर्भर करती है? जो सघन वन है, सघन का मतलब है जो घने जंगल हैं, घने जहां पर सबसे ज्यादा जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी रहते हैं, वहां का क्या होता है? जैव भार अधिक होता है कंपेयरिंग टू खुले वन के। ये बात समझ में आई? इसके बाद क्या कहा गया? कुछ एग्जाम्पल दिए गए। एग्जाम्पल देके आपसे कहा गया कि बताइए किसकी प्रोडक्टिविटी अधिक है। तो प्रोडक्टिविटी किसकी अधिक होती है? जहां पर घने जंगल, घने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु रहते हैं वहां अधिक होती है, और जहां पर खुला रहता है, बहुत कम जीव जंतु रहते हैं, उनकी कम होती है। फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़े। उत्पादकता दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, एक को बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल और शुद्ध, इन दोनों में अंतर क्या है? कुल, एक तो होता टोटल में से मूल्य ह्रास घटा दो, टोटल में से जो ह्रास, जो हानि हुई है उस हानि को घटा दो तो शुद्ध बचता। जैसे आपने देखा होगा, गोल्ड खरीद के लेके आए, गोल्ड जब खरीद के लेके आते हो तो उसमें कुछ दिनों के बाद कुछ हानि हो जाती है, उसे साफ कराते हो, तो जब साफ कराते हो तो शुद्ध आता है। तो मैंने कहा जीपीपी टोटल था, टोटल वेट में से आप क्या घटा दोगे? जो उसमें अलग से गोल्ड पर लगा रखा है, शीशा लगा रखा है, जो चमकने के लिए उसमें चीजें लगा रखी, उनको हटा दो, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। तो शुद्ध का मतलब क्या हुआ? एनपीपी बराबर जीपीपी में से रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया, जिसके कारण उसमें कुछ हानि हुई थी, उसे घटा दो तो एनपीपी बचता है। जिस कारण मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसी के कारण एक व्यक्ति ने लॉ ऑफ 10% एनर्जी दिया, 10% ऊर्जा का नियम। ध्यान देना, इसी को बोलते हैं 10% ऊर्जा का नियम। इसने इसको रिसर्च किया, इसने इस पूरी ऊपर की कहानी पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद यह इस नतीजे पर पहुंचा, ध्यान दे दीजिएगा, यह इस नतीजे पर पहुंचा कि किस प्रकार ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, और उसके श्वसन की क्रिया में, उसके स्वयं के फंक्शन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इसका इस व्यक्ति ने, इस पूरे ज्ञान का इस व्यक्ति ने अध्ययन किया, और जब इसने अध्ययन करने के बाद दुनिया की नजरों में, विज्ञान की दुनिया में इसने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक प्रिंसिपल दिया, एक थ्योरी दिया, जिस थ्योरी का नाम दिया लॉ ऑफ 10% एनर्जी। लेकिन ये बना कहां से? अगर मैं डायरेक्ट लॉ ऑफ 10% एनर्जी समझा देता तो आप रट लेते। अब आपको समझ में आया होगा कि सर किस कारण हमें इसको पढ़ना होता है, इस कारण पढ़ना होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ 10% एनर्जी, 10% ऊर्जा का नियम, 10% ऊर्जा का नियम। क्लियर हुई बात? यहां पर धीरे धीरे देखो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जल्दीबाजी कुछ नहीं है भैया, बहुत स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे, जिससे कि चीजें आपको बस क्लियर होती रहे भैया। लॉ ऑफ 10% एनर्जी, बहुत सुंदर। अब यह है क्या? आप कहोगे सर यह है क्या? इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लिंडमैन। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आई? लिंडमैन साहब ने, जो लिंडमैन साहब थे, उन्होंने क्या एनालिसिस किया कि जब किसी पारितंत्र में ध्यान देना, जब किसी पारितंत्र में ऊर्जा एक जगह से दूसरे जीव में ट्रांसफर होती है तो उसका केवल 10% ही ट्रांसफर होता है, 90% तो कंजप्ट होता है, उपभोग कर लेता वह स्वयं ही, 90% तो खर्च हो जाता उसके द्वारा ही। अगर एक पेड़ ने 100 किलो कैलोरी ऊर्जा खाई है, तो अगर उस पेड़ को मैं खा रहा हूं तो मुझे तो केवल 10 किलो कैलोरी मिलेगी, और मुझे खाने वाले को केवल 1 कैलोरी मिलेगी। क्लियर हुआ? ये लिंडमैन महोदय ने इसको जस्टिफाई किया। क्लियर है? इसका मतलब
एक जीव से दूसरे जीव में 100% ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, केवल उसका 10% ही स्थानांतरित होता है। जैसे एक शेर के द्वारा, एक लॉयन के द्वारा बकरी को पकड़ा जा रहा है और बकरी ने 100 किलो कैलोरी ऊर्जा अगर बनाई होगी, जब बकरी दौड़ रही होगी और अपने कार्य कर रही होगी, सांस ले रही होगी, उस दौरान उसकी 90% ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है और जब शेर उसको खाएगा तो शेर को बकरी का केवल 10% ऊर्जा ही मिलेगा। बकरी का केवल 10% ऊर्जा ही मिलेगा। इसी को मैंने जीपीपी और एनपीपी के तौर पर समझाया था। जीपीपी और एनपीपी के तौर पर समझाया था। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई है कि अगर कोई चीज है, आप समझिएगा, आप पेड़ को खा रहे हो, क्या आप में शक्ति पेड़ जितनी आ गई? मुझे बताइए भैया शिवानी जी, अगर आप पेड़ को खा रहे हो, क्या आप पेड़ जितने तंदुरुस्त हो गए? नहीं ना। तो पेड़ का केवल आपके पास, पेड़ पौधों का 10% ऊर्जा ही आई और आपको जो खाएगा उसके पास आपका 10% जाएगा। क्लियर हुआ? इसी कारण तो कहा गया है, शिवानी जी कह रही है ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा न्यू होगा सर, ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा भैया? क्योंकि हम जो जीव जंतु हैं, हम अपनी प्रक्रियाओं में भी तो खर्च करते हैं। आप खुद बताओ, जो आप स्वयं खाते हो चीजें, खाते हो, क्या उतना ही उत्पादन करते हो? नहीं ना। आप अपनी चीजों में भी तो कंजप्ट कर लेते हो, जो बचा कुचा है उसे बाहर दे देते हो आप। बात क्लियर है? चलो, बहुत सुंदर। इतनी बातें तो समझ में आनी ही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए, देखिएगा, लिंडमैन साहब ने यह प्रिंसिपल दिया था। क्लियर है? मैं इसको लिख देता हूं बड़े आसान शब्दों में, सभी को समझ में आएगा भैया। एक पोषक स्तर से भैया समझा रहा हूं, समझ लेना शिवानी जी सभी। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर का मतलब समझ रहे, ट्रॉपिक लेवल याद रखना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऊपर समझाया था, ध्यान देना। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, याद करो पोषक स्तर समझाया था। कितने पोषक स्तर हो सकते हैं? 5 से 6, अनंत नहीं हो सकते। याद आ गया ट्रॉपिक लेवल? एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर केवल, लिंडमैन ने यही तो कहा था, केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ये लिंडमैन का क्या है? लॉ ऑफ 10% एनर्जी। केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। अब एक बात और समझना है, यहां पर स्थानांतरण होता है। क्लियर हुआ? एक पोषक स्तर मैंने बताया था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, याद करो, बताया था ना। और एक पोषक स्तर निश्चित भी नहीं होता, कभी मनुष्य दूसरे पर आ जाता है, कभी मनुष्य तीसरे पर आ जाता है। शाकाहारी मांसाहारी बताए थे, याद करिए। ठीक है भैया, तो वहां से कनेक्टिविटी लीजिएगा, तभी तो मैंने आज सबसे पहले एक्सप्लेन कराया था। अब आप कहोगे, जैसे शिवानी जी ने कहा था कि सर वो 90% कहां चला गया? सर 90% तो आना चाहिए था ना। तो भैया वो 90% कहां खर्च हो गया? वो जो 90% लॉस हो गया, वो 90% लॉस हो गया किस चीज में? रेस्पिरेशन में। एक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया में। एक बात बताओ, आप सो रहे थे, जब आप सोए तो भूख नहीं लग रही थी?
मतलब पूरा पेट भर के सोए थे शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम पर, और ऐसा लग रहा था अब कुछ नहीं खा पाऊंगा, पेट फुल भर गया। ध्यान देना मेरी बातों को, समझते चलना भैया, छोटी बातें बड़े काम की हैं। जब आप सोए थे, फुल पेट भर के सोए थे, और सोने के बाद जब सो गए, काम तो कुछ नहीं किया था ना, केवल सो ही रहे थे ना, केवल सांस ही ले रहे थे, सांस, केवल सांस लेना बंद नहीं किया था। केवल सांस लेने के कारण जितना खाया था वो ऊर्जा समाप्त हो गई। फिर सुबह खाने का टाइम आ गया, नहीं तो एक काम करते, एक बार खाया 10-12 दिन के लिए छुट्टी करते, अब नहीं खाऊंगे जी, पेट भर गया, 12 दिन के बाद ही खाएंगे। लेकिन सांस लेने में भी ऊर्जा खर्च हुई नहीं हुई, क्योंकि जब ऊर्जा अपने भोजन के द्वारा ग्रहण करी थी, जब ऊर्जा भोजन के द्वारा ग्रहण की थी, श्वसन क्रिया में भी ऊर्जा लॉस हो गई 90%। फिर पेट भरने की अच्छा हो गई, फिर सुबह उठे, फिर दलिया बनाया, फिर खिचड़ी खाई, फिर रोटियां खाई, फिर ब्रेकफास्ट खाया, किया नहीं किया? 90% श्वसन क्रिया में, अरे भैया बता तो दो, या क्रियाशीलता में, वर्किंग में, वर्किंग में, वर्किंग में, क्रियाशीलता में, क्रियाशीलता में। देखो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, अब आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। और जो शिवानी जी, अगर आप किसी को भी दिक्कत आती है, पूजा जी, श्वेता जी, रोचक जी, तो तुरंत पूछिएगा, बिल्कुल क्लियर पूछिएगा, डाउट नहीं रखना भैया। और मेरे से, जब आप मेरे से जुड़े हुए हो तो मेरे से डायरेक्ट बात किया करो ना, आपको अच्छा लगेगा। भाई मुझे आप जितना पूछोगे मैं उतना बताऊंगा, लेकिन पूछोगे तो आप ही ना। मैं कोई भागदौड़ नहीं कर रहा, भागदौड़ तो करके दिखाई थी मैंने आपको शुरू में। जब मैंने आपको भागदौड़ करके दिखाई तो उस भागदौड़ में आप भागते ही रह गए, और जब भागते ही रह गए तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे मुड़ने के बाद मुझे दिखा जो जहां से दौड़ लगानी शुरू की थी, वहां से जहां तक पहुंचे वहां तक तो सब कुछ सपाट था, सब गायब हो चुका था। तो फिर मुझे लगा कि कंसेप्ट बिल्ड करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय है, अब समय भी है, और सब कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। इस कारण हम इस चीज को बेहतर तरीके से बिल्ड करेंगे। यहां तक बातें समझ में आई हो तो अब हम आगे ट्रांसफर करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ठीक है? तो आप ये समझ गए होंगे, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। आज ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल भी दे दूं भैया। मैंने कहा ये हरी घास है, ये हरी घास है। अब इस हरी घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है, ग्रासोपर बोलते हैं भैया इसका, ग्रासोपर। इसको खाता है मेंढक, मेंढक, और इसको खाता है सांप। और सांप को कौन खा लेता है? बाज खा लेता है, बाज खा लेता है। अब अगर मैंने आपसे कहा हरी घास ने सूर्य से ऊर्जा ली थी, हरी घास ने सूर्य से ऊर्जा ली थी, तो मैंने कहा हरी घास को कुल ऊर्जा मिली थी 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी। तो टिड्ढे के पास इसका कितना परसेंट गया? केवल 10%। तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100 कैलोरी। और ये 10% ही गया इधर, और इसका 10% किसके पास गया? मेंढक के पास। तो मेंढक के पास कितना गया? इसका देखो, इसका 10% यहां पर, इसका 10% यहां पर, तो मतलब 10 कैलोरी। मेंढक से 10% किसके पास गया? सांप के पास गया भैया, तो इसके पास गया तो 1 कैलोरी। और इसका यहां पर गया 10%, तो भैया 1 कैलोरी का कितना गया? 0.1 कैलोरी। क्लियर हुआ? अब बताओ भैया, ये बात समझ में आ रही है? इससे एक बात क्या क्लियर हुई? ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है। इसी कारण बाज का शिकार बहुत कम लोग करते हैं, बाज का शिकार बहुत कम लोग करते हैं। बाज के बाद सांप का शिकार बहुत कम करते हैं, सांप के बाद मेंढक का, मेंढक के बाद टिड्ढे का, और उसके बाद सबसे ज्यादा किसका करते हैं? हरी घास का करते हैं शिकार। क्लियर हुआ भैया? नहीं समझ में आया? इसी कारण लोग वेजिटेरियन को पसंद करते हैं। इसी कारण भारतीय संस्कृति में, इसी कारण इंडियन कल्चर में वेजिटेरियन का
प्रभुत्व था, वेजिटेरियन का प्रभुत्व था भैया। फिर दूसरी बात एक और बता देता हूं, मौसम और पर्यावरण के आसार पर, जैसे जहां पर सी फूड होता है तो वो लोग जबरदस्ती मांसाहारी बन जाते हैं, उनकी समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कहता केवल वेजिटेरियन, भारत की कल्चर कह रहा हूं, ओनली भारत की कल्चर। भारत की कल्चर में वेजिटेरियन का इसी वजह से प्रभुत्व बढ़ा, क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं वो जीव बड़े होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं वो जीव बड़े होते हैं। किसकी तुलना में? मांसाहारियों की तुलना में। जैसे वर्तमान में पृथ्वी पर सबसे बड़ा शाकाहारी जीव हाथी है, तो हाथी समस्त जीवों में सबसे बड़ा है, हाथी समस्त जीवों में सबसे बड़ा है। ये बात ध्यान रखते हुए आपको चलना है, ये बातें क्लियर हुई होंगी। इसी कारण बाज का शिकार कम करते हैं, ठीक है, बाज से ज्यादा सांप का करते हैं, सांप से ज्यादा मेंढक का करते हैं, मेंढक से ज्यादा टिड्ढे का करते हैं, और टिड्ढे से ज्यादा हरी घास का करते हैं, क्योंकि हरी घास जैसे बथुए का साग खा लेते हो, कभी मेथी की रोटी खाते हो, और कभी गेहूं की रोटी। गेहूं भी तो क्या है? गेहूं भी तो एक पौधा था। कभी आम खाते हो, आम भी तो एक पौधा है। कभी खरबूज खाते हो, कभी तरबूज खाते हो, क्योंकि वहां से ऊर्जा ज्यादा आती है, वहां से ऊर्जा ज्यादा आती है। इस सिद्धांत को ही 10% प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ भैया? देखो, बाज को क्या कहते हैं? उच्च स्तर का मांसाहारी, उच्च स्तर का मांसाहारी, एक्सट्रीम लेवल कॉर्निवरस। क्लियर हुई? कोई डाउट? हाँ जी ज्योति जी, पालक पनीर खा रहे हैं भैया आप तो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया? ये 1 डिग्री ट्रॉपिक लेवल, ये 2 डिग्री ट्रॉपिक लेवल, ये 3 डिग्री ट्रॉपिक लेवल, ये सांप कौन सा हो गया? 4 डिग्री ट्रॉप, और बाज क्या हुआ? 5 डिग्री ट्रॉपिक लेवल, पोषक स्तर। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं भैया, बड़ी अच्छी सी बात कर रहे हैं आप सब। पोषक स्तर में वृद्धि, एक यहीं से एक फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं। पोषक स्तर में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन ट्रॉपिक लेवल इज इक्वल टू, या ऐसे बोल सकते हैं, 1 अपॉन एनर्जी, 1 अपॉन ऊर्जा, 1 अपॉन ऊर्जा। तो क्या बात समझ में आई? पोषक स्तर का मतलब क्या? ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। इसको आप और तरीके से कैसे बता सकते हो? एक आसान सा तरीका बता देता हूं। इसी को आप क्या लिख सकते हो? इसे इधर ले जाओ, ऊर्जा, एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रॉपिक लेवल। 1 अपॉन ट्रॉपिक लेवल का मतलब पोषक स्तर, पोषक स्तर। कोई डाउट यहां पर? इसका मतलब क्या हुआ? जितना पोषक स्तर अधिक होगा उतनी ऊर्जा कम होगी। जितना पोषक स्तर अधिक होगा, जैसे 5 डिग्री, तो ऊर्जा कम। अरे मतलब समझ में आ गया ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्लियर हुआ भैया? कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ। ये फॉर्मूले लिखते रहना, बातें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, लेवल बढ़ाते जाएंगे, ऊर्जा कम होती जाएगी। ये सिद्धांत था, लिंडमैन का प्रिंसिपल था। इसी सिद्धांत को लिंडमैन का प्रिंसिपल कहते थे भैया, इसी सिद्धांत को लिंडमैन का प्रिंसिपल कहते थे। ठीक है, जल्दी बताइए, यहां तक बात समझ में आई हो नहीं आई है? धीरे धीरे पढ़ रहे हैं भैया, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मुझे हर कैंडिडेट पे ध्यान देना है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको दिक्कत आ जाए। रोचक जी, सर जी, कुछ लोग बाज को देखना अच्छा मानते हैं। हां रोचक जी, बाज को देखना अच्छा मानने के पीछे ये कारण नहीं है। उसका कारण है कि अपना एटीट्यूड बाज जैसा रखिएगा, बाज जैसा रखिएगा। क्योंकि बाज पक्षियों में ताकतवर होता है। बाज पक्षियों में क्या होता है? वो किसी को पकड़ लेता है। ठीक, पक्षियों में कह रहा हूं, ठीक है? अब ये मत समझ लें शाकाहारियों में ताकतवर होता है। शाकाहारी तो हाथी से ताकतवर नहीं है वो। क्लियर है? अब क्या है, जो बाज होता है उसका एटीट्यूड ही उसको बाज रहने के लिए बात करता है। शेर, लायन
जंगल में उसका एटीट्यूड ही उसको शेर बनाता है। एटीट्यूड उसका बेहतर होना चाहिए। इंसान का एटीट्यूड बेहतर है तो वो इंसानों में महत्ता पाता है। एटीट्यूड ही तो है बहुत कुछ पावर। तो एटीट्यूड के कारण ही उसको इस बात में रखा गया है। मैंने नहीं देखा आज तक बाज को रियली में। अरे भैया ये नहीं देखा, कोई बात नहीं, आज यूट्यूब पर डाल देना कि आज मुझे बाज देखना है, तो ज्योति जी को आज बाज दिख जाएगा। रियली में बाद में देखेंगे, फिर आप समझ जाओगे बाज दिखता है। ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास का वही और महत्वपूर्ण पड़ाव इस वजह से कह रहा हूं, टॉपिक लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, आहार जाल। और अब आप कहोगे सर और क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा भैया और आप जो पढ़ोगे आहार श्रृंखला को क्या बोलते हैं? फूड चेन। आहार जाल, फूड वेब। आहार श्रृंखला, आहार जाल आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया। ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। और पारिस्थितिकी पिरामिड, ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लिख रहा हूं मैं, जो स्क्रीन पर लिख रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। पारिस्थितिकी पिरामिड, यह टॉपिक शायद आपके लिए बेहतर हो सकता है। पिरामिड कभी कभी लिखते हैं उल्टा पिरामिड, ऊर्जा का उल्टा, ऊर्जा का सीधा पिरामिड। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ये है क्या। ये टॉपिक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पारिस्थितिकी पिरामिड मींस इकोसिस्टम पिरामिड, फूड वेब, आहार जाल, आहार श्रृंखला, फूड चेन, ये 3 टॉपिक हैं इसमें। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3। 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, समस्या बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगी। ये पढ़ते चलना है, बहुत सारी चीजें नई नई समझ में आएंगी आपको, बस उनको मेरे साथ आपको रिकॉल करते चलना है। सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं फूड चेन। क्या पढ़ते हैं? फूड चेन। क्या बता रहा है फूड चेन? क्या बताएगा? आप कहोगे सर फूड चेन क्या निरूपित करता है, क्या डेफिनेशन है सर फूड चेन की, मैं क्या डेफिनेशन दूं? लिख लेना, किसी पारितंत्र में, इन एनी इकोसिस्टम, किस पारितंत्र में, मतलब किसी पारितंत्र में एक जीव अपने भोजन के लिए, किसी पारितंत्र में एक जीव अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए किस जीव को खाता है? किस जीव को खाता है? किस जीव को खाता है, किस जीव पर निर्भर करता है, और किस जीव पर निर्भर रहता है।
निर्भर रहता है। ठीक है, तो फूड चेन क्या होता है? आहार श्रृंखला किसको कहते हैं? किसी पारितंत्र में एक जीव अपने भोजन के लिए किस जीव को खाता है और वह किस जीव पर निर्भर रहता है, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आप समझ गए। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, परजीवी का नाम सुना होगा, या परजीवी जैसे हम हैं, हमें जुएं होती हैं अगर किसी को, तो वो जो जुएं हैं वो आप पर निर्भर हो गई, वो जो जुएं हैं वो आप पर निर्भर हो गई। क्लियर हो गया? ये बातें ध्यान देना है। तो मतलब किसी पारितंत्र में, तो पारितंत्र क्या हो गया? हम स्वयं पारितंत्र बन गए, हमारा जो हेड है, सिर है, सिर पारितंत्र बन गया यहां पर। उसके अंदर जो जुएं हैं वो जीव हो गई उसमें। बात क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर होना चाहिए बातें। किसी पारितंत्र में एक जीव अपने भोजन के लिए किस जीव को खाता है और किस जीव पर निर्भर रहता है, उसी को उसकी फूड चेन कहते हैं। क्लियर है? अब खाना जरूरी नहीं है, चूस कर भी एनर्जी ले सकता है, जैसे खून चूसती हैं जुएं। क्लियर है भैया? इस कंसेप्ट को दिया किसने? ध्यान देना, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने इस प्रिंसिपल को दिया। ओके, अब मैं इस पे एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? एग्जांपल जो बार बार एग्जांपल चल रहा है, मैं उसी को समझा देता हूं। जैसे घास को किसने खाया? टिड्ढे ने, और इसके बाद मेंढक ने, और इसके बाद सांप, उसके बाद बाज। ध्यान देना, आपको एक चीज और बता देता हूं मैं भैया, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। जैसे ये जो शुरू में आएगा, ध्यान, स्टार्टिंग में जो आता है ना, वो पारितंत्र का नाम होता है। जो स्टार्टिंग में आता है वह प्रोड्यूसर कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। तो घास पारितंत्र, ग्रास इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, जो भी स्टार्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे ग्रास इकोसिस्टम की शुरुआत कहां से होगी? ग्रास से होगी। ठीक है? घास पारितंत्र है, घास पर निर्भर कौन है? टिड्ढे हैं। टिड्ढे पर निर्भर कौन है? मेंढक है। मेंढक पर निर्भर कौन है? सांप है। ठीक है? बाज है। अब यहीं पर मैं अगर बात करूं, घास ही है दूसरा एग्जांपल। घास को कौन खाएगा? हिरन खाएगा, डियर, हिरन। और हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। समझते चलना। तो ये क्या है? ये फूड चेन है। अगर मैं जलीय पालितंत्र का उदाहरण दूं, वाटर का, अगर मैं जलीय पारितंत्र का एग्जांपल दूं, तो जलीय पालितंत्र में जो भोजन बनाते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको, फाइटोप्लैंक्टन। ओके, जो काई होती है, सुना काई, 12-15। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खा लेता है? छोटी मछली। अब छोटी मछली को कौन खा रहा है? बड़ी मछली। समझ रहे हो ना? मतलब कौन किसको खा रहा है और कौन किसको खा के निर्भर है उस पर। तो ये जो सब चीजें बताती है, खाद्य श्रृंखला बताती है। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? छोटी मछली को कौन खाती है? बड़ी मछली। और बड़ी मछली को कौन खा लेती है? शार्क खा लेती है। ठीक है? ध्यान देना, जो किसी भी पारितंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में जो शुरुआत होती है वो उसके उत्पादक से होती है, मतलब खाना बनाने वाले से होती है।
उत्पादक से होती है। जैसे जलीय पारितंत्र में फाइटोप्लैंक्टन है और स्थल पर तो बहुत सारे अलग अलग हैं, स्थल पर तो बहुत सारे अलग अलग हैं। ये बातें आपको समझ में आई? यहां तक कोई तकलीफ हो तो मेरे से पूछिएगा। यहां तक बातें अगर क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो हमेशा किसी भी पारितंत्र की शुरुआत कहां से होती है? उत्पादक से ही होती है। कोई डाउट? अब देखो इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम जो पढ़ेंगे फूड वेब पढ़ने वाले हैं। फूड वेब, एल्टन साहब ने इसकी बात की थी, एल्टन साहब ने। फूड वेब, आहार जाल। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? किसी पारितंत्र में आहार श्रृंखलाएं, ध्यान देना, आहार श्रृंखलाएं रेखीय नहीं होती, रेखीय नहीं होती। रेखीय नहीं होती बल्कि कैसी होती हैं? वे जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो जटिल होती हैं। वो जटिल होती हैं मतलब एक वेब की फॉर्म में होती, जाल, वेब मतलब जाल की, जाल सदृश होती हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब के नाम से इसको हम जानते हैं। क्या बताया? आहार जाल। इसकी परिकल्पना भी किसने दी थी? एल्टन साहब ने दी थी। एल्टन साहब ने ही इसको बताया था। किसी पारितंत्र में आहार श्रृंखलाएं रेखीय नहीं होती, मींस लीनियर नहीं होती, बल्कि वे जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं और एक क्या बन जाता है? जाल जैसी संरचना बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। फिर हम पिरामिड पढ़ेंगे ना, तो पिरामिड में से एक सवाल हर बार आता है। पिरामिड से तो हर बार एक सवाल आता है। एक सवाल आ जाता है फूड चेन से, फूड आहार श्रृंखला से। एक सवाल बन जाता है जैवभार से, प्रोडक्टिविटी से, तो भी आसानी से आप जवाब दे सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी हैं। तो मुझे बताओ, जितना हमने अब तक पढ़ा है, जितना हमने अब तक पढ़ा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर उसमें कोई डाउट हो आपको तो मुझे बताइएगा। अगर कैसा भी डाउट हो तो मेरे से बात करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें कुछ पूछना था तो मेरे से आप पूछिएगा, लेकिन डाउट लेके नहीं जाना है। डाउट लेके नहीं जाना है। डाउट लेके चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सही है? तो बताइए, कोई समस्या है आज की क्लास में आपको? जितना हमने आज पढ़ा है, केवल मैं आज की क्लास तक की बात कर रहा हूं। अगर यहां पर कोई समस्या नहीं है तो हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में, आज हम कहां तक पहुंच गए? फूड वेब तक पहुंच गए हैं। फूड वेब तक हम पहुंच गए हैं। फूड वेब से आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में यहीं पर ओवर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि घर पे आप ये रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।